I PK Chaudhary. Welcomes you all to our YouTube channel Creative Study AK. So guys, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1. उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम करने वाले हैं. जो कंप्लीट वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको पूरा चैप्टर कवर करना है तो. आज हम करेंगे बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा इन टॉपिक्स से. सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स. सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, क्योंकि ये तो पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स. सो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली देखो, थर्मो एंड डायनेमिक्स. डायनेमिक्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, सबको पता है क्या होता है, मोशन. मोशन के लिए हम यूज करते हैं डायनेमिक्स, या फिर स्टैटिक्स क्या होता है, रेस्ट स्टेट के लिए हम डिस्कस करते हैं. तो डायनेमिक्स का मतलब क्या है, मोशन, है ना. स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट स्टेट जिसको हम बोलते हैं. थर्मो मतलब हीट, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी की फॉर्म, या फिर हम क्या यूज करते हैं, हीट, है ना. एनर्जी की फॉर्म ही है हीट. तो यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बेसिकली हम स्टडी करते हैं हीट मोशन. यानी जो हमारे हीट से रिलेटेड टर्म्स हैं या एनर्जी से रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रिलेशंस है उन दोनों के सबके बीच में, तो वो हम चीजें पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. जैसे एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी है, तो उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, क्या सिस्टम के साथ, क्या सराउंडिंग के साथ रिलेशन है, वो सब चीजें हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. ठीक है, ये बेसिक सी डेफिनेशन, मतलब चैप्टर के नाम का ही मीनिंग है जो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद मैंने टर्म्स यूज की है सिस्टम, और सेकंड मैंने यूज की है सराउंडिंग, है ना. आगे पूरे चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमने कंसीडर कर लिया, सिस्टम ले लिया, ठीक है. तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या है सिस्टम, क्या होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम. अब देखो, कोई भी जगह है जहां हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ तो मुझे इस रूम से मतलब है, बस बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जो जिस चीज पे या फिर हम स्पेस पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेस बोल दो, ठीक है, जहां हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस चीज पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई एनर्जी चेक कर रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं कि कैसा है. तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन जहां हम कर रहे हैं वो सिस्टम होता है, ठीक है. और बाहर का जो सिस्टम को छोड़ के जगह बच गई वो क्या है, सराउंडिंग होती है. देखो नॉर्मली अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूं तो ये है मेरे पास एक जगह A B C और D, ठीक है. ऑब्जेक्ट लगा लो, प्लेस लगा लो, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये चीजें क्या कर रही हूँ, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, ये चीजें क्या कर रही हूँ, मैं फाइंड आउट कर रही हूँ. तो ये मेरा क्या है, सिस्टम. ये क्या है, सिस्टम, ठीक है. उसके बाद जो ये जगह बच गई बाहर को, जितनी भी जगह है इसके बाहर, ये पूरा स्पेस, ये क्या है, मेरा सराउंडिंग है. इतनी बात समझ आ गई, सिस्टम और सराउंडिंग. यानी इन्वेस्टिगेशन जिस जगह पे हम कर रहे हैं, जिससे हमें फर्क पड़ रहा है, चीजें जहां पे हमें फाइंड आउट करनी है, वो सिस्टम होता है. उसके अलावा जितनी भी जगह बच गई वो क्या है, सराउंडिंग, ठीक है. और सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर मैं इसको और इसको पूरी जगह को सम अप कर दूं, इनका प्लस सराउंडिंग, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्स. यूनिवर्स, ठीक, ये समझ आ गया. सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारे पास क्या है, यूनिवर्स होता है. सिस्टम जहां हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सराउंडिंग सिस्टम को छोड़ के बाकी की जगह सराउंडिंग होती है. उसके बाद देखो, जो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं. अब यहाँ मुझे पता चल रहा है ना कि ये जो लाइंस हैं ये मुझे बता रही है कि यहाँ वाला तो क्या है, ये सारा सिस्टम है, और जो ये बाहर वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, सराउंडिंग है. तो यानी ये क्या है, बाउंड्री है. ये क्या है, बाउंड्री.
ठीक है, यानी जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है, वो क्या होती है? बाउंड्री। बाउंड्री विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है? विजिबल है, कि हमें पता भी चल जाए कि ये बाउंड्री स्पेसिफिक है, दिख रही है कि यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग है। कुछ क्या होता है इनविजिबल, हम कंसीडर कर लेते हैं कि क्या है, इतना हमारा सिस्टम है, बाहर की क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, तो बाउंड्रीज हैं, विजिबल भी हो सकते हैं, इनविजिबल भी हो सकते हैं, वो डिफरेंशिएट करती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, इन दोनों का सम अप यूनिवर्स होता है। इतना समझ आ गया? ये बेसिक सी चीजें, ये आपको पता होनी चाहिए, मतलब पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के लिए बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, आगे यूज होंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, फर्स्ट अगर मैं बात करूं, ओपन सिस्टम, 3 टाइप्स के होंगे। ओपन सिस्टम, सेकंड होगा मेरे पास क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड मेरे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या है? सबसे पहले देखो ओपन सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होगा, एनर्जी या हीट ट्रांसफर होगी और मैटर भी कम होगा। 2 चीजें हम डिस्कस करेंगे, देखो आपको बस ये याद रखना है, हीट या फिर एनर्जी भी बोल सकते हो आप, एनर्जी प्लस क्या है? मैटर, यानी जो हम चीज ले रहे हैं वो। ठीक है, अब ओपन सिस्टम है, एग्जांपल से ही समझते हैं। ओपन सिस्टम क्या ले लिया मैंने? चाय का कप ले लिया, ठीक है, चाय का कप लिया, उसको मैंने रखा, आराम से रख दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, यानी हीट में चेंज हो रहा है। हीट क्या हो रही है मेरी? फर्स्ट मैं क्या किसके केस में कर रही हूँ? ओपन के केस में, ठीक है। हीट क्या हो रही है? चेंज, हीट चेंज हो रही है। उसके बाद देखो मैटर, चाय है, चाय में दूध होता है, पानी होता है, यानी वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे ज्यादा टाइम तक। ये नहीं कि तभी रखा आपने उसी टाइम, बट बहुत टाइम के बाद अगर हम रखते हैं उसको, कॉन्स्टेंटली रख ही दिया वो टाइम के लिए, तो वाटर वेपर्स कुछ ना कुछ इवेपोरेट होती हैं, यानी मैटर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मैटर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी डिक्रीज लिख दूं मैं, मैटर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हीट भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। समझ आ गया? ओपन सिस्टम की 2 ही चीजें है, ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी एनर्जी चेंज हो सिस्टम की और मैटर भी क्या हो? चेंज हो। ठीक है, ये हो गया ओपन सिस्टम। अब नेक्स्ट है मेरे पास क्लोज सिस्टम। अब मैंने क्या किया, चाय तो ले ली, लेकिन किटली में, जो हम किटली बोलते हैं नॉर्मली, कोई भी क्लोज्ड वेसल में ले ली, ठीक है। क्लोज्ड वेसल में क्या कर लिया, उसको डाल दिया। अब वो चाय ठंडी तो होगी, लेकिन उसमें से क्या नहीं होगा? मैटर कम नहीं होगा, यानी मैटर तो सेम रहेगा। इस केस में क्या हो जाएगा? मैटर पे कोई भी चेंज नहीं होगा, मैटर पे कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हीट या फिर हम क्या बोलेंगे, एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। ठीक है, यानी इसमें दोनों चीजें हो रही थी, इसमें एक चीज हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। यानी अब हम जो थर्मस लेते हैं, है ना, उसमें चाय डालते हैं, तो 2-3 घंटे के लिए हमारी चाय गर्म भी रहती है और सेम भी रहती है, मैटर भी चेंज नहीं होता, यानी हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती वॉल से, यानी उसकी वॉल्स क्या होती है? एडियाबैटिक, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? नो चेंज इन हीट, नो चेंज इन मैटर। समझ आ गया तीनों केस? क्या है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और उसके बाद क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हम जो अब डिस्कस करेंगे, इतना मैं रफ कर दूं, विजिबल है?
अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बेसिकली मेन जो है हम दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक्सटेंसिव और ओके प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं अभी सिस्टम की, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दो टाइप की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस है, देखो इंटेंसिव और आई से इंडिपेंडेंट याद रखना है आपको, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी किसके इंडिपेंडेंट, वो प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, किस पे, क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी जो इंडिपेंडेंट होती है क्वांटिटी पे वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, जो डिपेंड करेगी, ठीक है, डिपेंड करेगी क्वांटिटी पे, ठीक। यानी मेरा सिस्टम में कितना मैटर है, कितनी चीजें हैं, नंबर ऑफ मोल्स लगा लो, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी तो एक्सटेंसिव, नहीं करेगी तो इंटेंसिव। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, बस 5 ही होती है। एक्सटेंसिव जो है वो कौन कौन सी होती है, जो किस पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। फर्स्ट है मेरा मास, वॉल्यूम, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ओके। फोर्थ है मेरे पास एंट्रोपी, और फिफ्थ है मेरे पास एंथैल्पी, ठीक है। मास को m से शो कर सकते हो, वॉल्यूम को v से शो कर सकते हैं, कैपिटल भी ले लेते हैं हम। उसके बाद क्या है, इंटरनल एनर्जी को हम u से शो करते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी का सिंबल u होता है, एंट्रोपी का s होता है और एंथैल्पी का h होता है, ठीक है। ये सब क्या है, पांचों की पांचों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी बच गई हमारे पास, टेम्परेचर है, स्पेसिफिक हीट है, कंसंट्रेशन है, सरफेस टेंशन है, ये सब किस में आ जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है। मेन आपको ये याद रखनी है, इनसे अलग कोई भी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी से। एक्सटेंसिव समझ आ गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ आ गया। उसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, इसके बाद हम करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। पहले मैं इनके सबके नाम लिख लेती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे किस में क्या अलग है। फर्स्ट हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है।
फर्स्ट है आइसोथर्मल, फिर सेकंड है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक और फिफ्थ है मेरे पास साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास 5 टाइप के क्या है प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो आइसोथर्मल, थर्मल वर्ड आ जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर का हमें दिमाग में आता है ना। टेम्परेचर जिस प्रोसेस में कांस्टेंट होगा वो क्या होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या है देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको ये चीज भी याद करनी है, कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये चीजें भी ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में काम आती हैं। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में नो चेंज इन हीट, नो चेंज इन हीट, यानी हीट हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हीट को Q से शो करते हैं, Q हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, आइसोबारिक, बारिक है B, BP याद कर लो। ठीक है, ब्लड प्रेशर, BP यानी बारिक आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में याद कर लो CV। ठीक है, CV यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, अगर क्या है एक प्रोसेस यहां से कोई चीज स्टार्ट हुई वो घूम के क्या हो जाए, यहीं पे आके रुक जाए। ठीक है, वो क्या हो जाती है, साइक्लिक प्रोसेस। यानी इसमें क्या होता है, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके बाद क्या करेंगे कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेम सब की ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशंस लिखनी है। एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन द हीट यानी Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोबारिक, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, दैट इज नोन एज आइसोबारिक। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, हमारी इंटरनल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होगी और एंथैल्पी भी कॉन्स्टेंट होगी, एंथैल्पी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे टॉपिक स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसका डेरिवेशन है, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो किया है वो बेसिक किया है, जो हमें पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क में हम डिराइव करेंगे एक पिस्टन, हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, पिस्टन हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। देखो, कोई भी पिस्टन हमने क्या कर लिया, इसके अंदर सिलेंड्रिकल लिया, इसमें पिस्टन लगा दिया। ठीक है, इसका जो एरिया है वो मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया।
समझ आ गया? ये क्या है? dl है, डिस्टेंस के लिए मैंने dl ली। अब देखो जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है इसको हम बोलते हैं, मतलब भी बोलते हैं, अनदर नेम है इसका वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इसका सेकंड नेम क्या है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन। से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव करना है आपको वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। समझ आ गया? अब देखो इसमें क्या कंसीडर किया कि कोई भी गैस है इसके अंदर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर क्या है? गैस है। गैस में हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम में क्या आएगा? चेंज आएगा। ऑफ कोर्स अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो उसकी गैस की जो वॉल्यूम है वो क्या करेगी? वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस, है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि अब देखो कोई भी हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये पिस्टन्स यूज क्यों किए हैं? एक्सटर्नल प्रेशर के लिए हम यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं गैस। इसके अंदर क्या है? गैस है। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, अगर वॉल्यूम क्या हो रही है मेरी? इंक्रीज हो रही है, गैस की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो हमारा सिस्टम काम कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो क्या होएगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, है ना? सराउंडिंग कुछ ना कुछ काम कर रही है सिस्टम के ऊपर, ठीक? समझ आ गई इतनी सी बातें? अब आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। यानी देखो सिस्टम है, अगर मैं हूं, मैं कोई काम कर रही हूं, यानी क्या हो रहा है? मैं थक रही हूं, मेरी मेहनत लग रही है, क्या आ रहा है? नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसे तो चलो पॉजिटिव होता है कि अपना काम करना है, लेकिन हम क्या हो रहे हैं? थक रहे हैं। लगा लो कोई भी काम एक्स्ट्रा काम दे दिया तो हम वो काम कर रहे हैं, तो कुछ क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रही है, नेगेटिव, ठीक है। बस ये समझाने के लिए, सीरियस मत लेना। अगर वो ही काम मैं किसी और से करवाऊं, मेरा काम कोई और कर रहा है, यानी सराउंडिंग मेरा काम कर रही है, तो क्या हो रहा है? मैं तो खुशी होंगी कि मेरा काम भी बन गया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, है ना? तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग पॉजिटिव। यानी मेरे ऊपर काम हो रहा है, यानी मेरा काम हो रहा है, तो क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये साइन कन्वेंशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बात समझ आ गई? अगर वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन क्या होगा? देखो अब फोर्स जो लग रहा है पिस्टन पे, है ना, कुछ ना कुछ क्या लगेगा? फोर्स। पिस्टन जैसे हम जो इंजेक्शन लगाते हैं तो पीछे से हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं ना डॉक्टर, तो उसको क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। जो फोर्स है पिस्टन पे वो क्या है? प्रेशर इनटू एरिया, है ना? कितना एरिया है और कितनी जोर से उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, वो क्या होगा? फोर्स। यानी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? ये फिजिक्स वाले फॉर्मूला है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन के इक्वल होता है। डिस्टेंस हमने क्या लिया है? dl लिया है। फोर्स हमारा क्या है? F है। तो अगर मैं क्या कर दूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको लिख दिया, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? देखो फोर्स इनटू dl है। फोर्स की वैल्यू क्या है? प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया, है ना, इनटू में dl, यही होगा। अब एरिया इनटू dl, एरिया और dl क्या हो जाता है? वॉल्यूम के इक्वल, dv के इक्वल, ठीक है। वॉल्यूम, इसकी जगह, इन दोनों की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? dv, यानी डेल्टा w वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू dv। ये समझ आ गया? अब उसके बाद क्या है कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम।
वर्क ऑफ एक्सपेंशन के केस में मैंने अभी बताया था, एक्सपेंशन के केस में यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, तो एक्सपेंशन के केस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कोई चीज, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं, कंप्रेस हो बोल सकते हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, ये दो वैल्यूज, दो केसेस हमारे पास होंगे। तो मेन क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हम इसको, आप ये चीज नोट करोगे, मतलब उसमें मेंशन करोगे कि पॉजिटिव वैल्यू इस केस में आएगी, नेगेटिव इसमें आएगी। अब आगे जो हम डेरिवेशन करेंगे, निकाल लिया, dw इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी dv। अब कंप्लीट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कब, v1 टू v2, वॉल्यूम हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वॉल्यूम चेंज हो रही है तो v1 v2, यानी इसमें क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू p एक्सटर्नल माइनस का ही रहेगा v2 माइनस v1, है ना। इंटीग्रेशन तो सिंपल होता है, कर ही लोगे। इतना समझ आ गया। अब इसमें क्या कर देंगे, इसको हम डेल्टा वी लिख देंगे, माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। यही था हमारा वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या फिर हम बोल सकते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। होप समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब देखो हम दो छोटी छोटी डेफिनेशंस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्टेट फंक्शन और सेकंड है मेरे पास पाथ फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं जी, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट से क्या है, स्टेट की बात करें तो हम मेन जो पढ़ते हैं इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, यही पढ़ते हैं ना। स्टेट में तो यही आता है। पाथ की बात करते हैं तो मतलब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, पाथ रास्ता है ना, रास्ता। ठीक है, अब देखो कोई भी जो वैल्यू में चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है ओनली स्टेट फंक्शन, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। यानी जब कोई भी सिस्टम है उसमें कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है कि 4 स्टेप में हो रहा है, 5 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कोई मतलब नहीं है। बस उसको मतलब है कि एक फाइनल, इनिशियल स्टार्ट हो गया, फाइनल तक पहुंचना है, जैसे मर्जी पहुंचो। ठीक है, जैसे हमारे टीचर्स बोलते हैं कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए पेपर में, है ना, चाहे दिन रात पढ़ो या 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या है, तुम्हारा रिजल्ट 90+ आना चाहिए। यही चीज होता है, पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं। यानी उन्हें ये मतलब नहीं है कि कितना हार्ड वर्क तुम करोगे या तुम्हें करना पड़ेगा, बस उन्हें क्या है, इनिशियल स्टेट और फाइनल तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है कि कितना तुम्हारा रिजल्ट आया, है ना। तो वही है स्टेट फंक्शन। अब क्या है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब कि अब तुम घर से निकल रहे हो, सुबह निकले, रात को घर पे आते हो, तो घर वाले क्या पूछेंगे कि पूरा दिन कहाँ थे, कहाँ कहाँ तुम गए, क्या किया तुमने। यानी उन्हें पूरे मैकेनिज्म से, पूरे प्रोसेस से आप कहाँ थे, कहाँ गए हो पहले, फिर कहाँ गए हो, फिर वहां से कहाँ गए हो, उससे मतलब है, आपके सारे रास्तों से उन्हें मतलब है ना। तो क्या हो जाएगा पाथ फंक्शन, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें वैल्यू चेंज हो रही है, जो वैल्यू है वो सब पे डिपेंड करती है, उसके पाथ पे डिपेंड करती है कि कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन का एग्जांपल ले लो, कोई भी रिएक्शन है 1 स्टेप में हो रही है या 2 स्टेप में हो रही है या 3 स्टेप में हो रही है, वो चीज मैटर करती है। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें कि स्टेट फंक्शन के और पाथ फंक्शन के, तो पाथ फंक्शन के इजी रहेंगे याद करने क्योंकि 2 ही होते हैं।
एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ऐसी क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं किस पे, पाथ पे, तो वो क्या है, वर्क एंड हीट। ये ऐसी दो क्वांटिटीज हैं जो पाथ फंक्शन है, ठीक है, जिनको उनके रास्ते से मतलब है। और बाकी जितनी भी बच गई, एंथैल्पी बच गई, एंट्रोपी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, जो भी ये बच गया वो सब क्या है, स्टेट फंक्शन से। उनको कोई मतलब नहीं कैसे हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उनको बस फाइनल और इनिशियल स्टेट से मतलब है। समझ आ गया गाइस? इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस आप अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी याद कर लेना, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है, डेफिनेशंस खुद बनाओगे। उसके बाद देखो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज आते हैं हमारे पास। क्या आते हैं? थर्मोडायनेमिक्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स लॉ, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 4 लॉ हैं। जीरोथ लॉ, सेकंड है मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। 4 हमारे पास क्या है, लॉ होते हैं, ठीक है। ये हमें जीरोथ लॉ जो है ये हमें बेसिकली टेम्परेचर का आइडिया बताता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर लगा लो, यानी टेम्परेचर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है जो हम पढ़ते हैं, क्या, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। सेकेंड लॉ और फिर थर्ड लॉ हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज एनर्जी के बारे में बताता है, ये भी क्या है, एंट्रोपी और उनके बारे में। थर्ड लॉ जो है हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, और ये एंट्रोपी और इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा मैंने ऐसे आइडिया बताया, बाकी हम 1 बाय 1 करेंगे इसको अच्छे से। तो ये सारे चारों लॉ इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक तो पक्का आता ही आता है, ठीक है। 2 नंबर में आ जाए, 3 में भी पूछ सकता है, 3 का तो क्वेश्चन ही नहीं होता, यानी शॉर्ट में कंपलसरी क्वेश्चंस में भी आ जाता है और लार्ज में भी बन सकता है इनका डेरिवेशन वगैरह। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ। क्या? जीरोथ लॉ, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या कहते हैं, देखो सिंपल सी समझने की चीज है, कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं, सबसे इजी है। अब कोई भी चीज है मेरे पास, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ए, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बी और एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है सी, ठीक है। एक ए मैं हूं, ठीक है, बी मेरी बेस्टी है, ये मैं हूं, ये क्या है, मेरी बेस्टी लगा लो, बेस्ट फ्रेंड लगा लो, फ्रेंड लगा लो, ठीक है। और सी क्या है, मतलब इसकी फ्रेंड है, सी क्या है, फ्रेंड है, गलत हो रही है भाई, फ्रेंड है बी की। समझ आ गया? ए मैं खुद हूं, मेरी बेस्टी बी है और बी की फ्रेंड है सी, ठीक है। यानी हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं बी को जानती हूँ बिल्कुल अच्छे से, है ना। बी किसको जानती है, सी को जानती है अच्छे से, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं सी को भी जानूंगी, ठीक है, मेरी भी फ्रेंड होएगी सी, अगर मेरी बेस्टी की फ्रेंड सी है, ठीक है, मतलब उसका नाम है, कोई भी पर्सन है सी, ठीक है, अगर तो उसमें क्या हो जाएगा, हम दोनों भी, मतलब ज्यादा बॉन्डिंग नहीं तो नॉर्मली फ्रेंड या नॉन तो होंगे ही होंगे। तो यही लॉ कहता है हमें ये चीज सेम, कि कोई भी सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए है, बी है और सी है, ठीक है।
अब देखो ए और बी सिस्टम अगर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है, क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ए और बी, बी और सी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो भाई ए और सी भी क्या होंगे, एक दूसरे के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। बात समझ आ गई? बस इसमें यही लिखना है, बाकी आप बुक में से राम कहानी पढ़ लेना, इसका थ्योरेटिकल पार्ट यही बात समझने की है कि ए और बी अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं, बी और सी हैं, तो ये फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, ये बताता है हमें जीरोथ लॉ। समझ आ गया? चलो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप खुद पढ़ लेना, जो मैंने ये बताया डायग्राम से वही उसने एक्सप्लेन कर रखा है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है कि बुक का ही रट के ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप खुद करेंगे। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात आती है, मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगी और फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन समझेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ते रहना, अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। डेफिनेशन में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही आपको एक्सप्लेन करना होता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मुझे नहीं लगता ब्लैक बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो एनर्जी है ना तो उसको हम बना सकते ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ फर्स्ट लॉ हमें बताते हैं, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि कंसीडर अ सिस्टम having initial state and final state, ठीक है, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट 1 ले ली, फाइनल स्टेट मैंने 2 ले ली, कोई भी सिस्टम कंसीडर कर लिया, तो उसके अंदर क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, तो इंटरनल एनर्जी को हम शो करते हैं U से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा U से, तो U2 माइनस U1, ये समझ आ गया। अब देखो कोई भी सिस्टम है वो क्या करेगा, एनर्जी को, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, सिस्टम सराउंडिंग से हीट को क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ फिर क्या होगा, वर्क भी हो रहा होगा सिस्टम को। फर्स्ट चीज क्या है, हीट इज ऑब्जर्व बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, पहला केस ये है। सेकंड केस है मेरे पास, हीट इज ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, यानी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कुछ ना कुछ काम भी हो रहा है सिस्टम के ऊपर, है ना, वो हीट ले रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर काम भी हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अगर मेरी इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है, ठीक है, U2 क्या है, फाइनल है, जो उसने एनर्जी को मतलब हीट को ऑब्जर्व किया है वो मैंने Q से शो कर दी, जो वर्क डन हो रहा है वो W से शो कर दिया। ये टर्म्स आप तो लिखेंगे कि हेयर U1 इज initial internal energy, U2 is final internal energy, Q represents the heat observed by the system from the surrounding and W is the work done
ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। ये टर्म समझ आ गई, अब मैं उनको यूज करने वाली हूँ। ठीक है, अब पहले देखो हीट क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, यानी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। तो हीट की वजह से जो चेंज हो रहा है ये क्या है मेरे पास, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है U1 प्लस Q, यानी जो इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में तो अकेली U1 है, उसके अंदर क्या आ गया, हीट की क्वांटिटी भी आई है तो Q इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या किया मैंने, U1 प्लस Q, अब वर्क डन के केस में भी हो रहा है ना, सॉरी गाइस, ठीक है, क्या है, इंटरनल एनर्जी हो गया इसके केस में, उसके बाद क्या है, वर्क डन के केस में भी हो रहा है। अब देखो वर्क डन के केस में जो हम फाइंड आउट करेंगे, जो फाइनल हमारी क्या होगी, फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U2 से शो करेंगे, यानी U1 प्लस ये तो है ही Q, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो प्लस W। ये मेरे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको U को मैं U2 की साइड ले जाऊंगी, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। ये हो गया, इसको मैंने शो कर दिया, डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑब्जर्व्ड प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, क्या है, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो W की वैल्यू हमारे पास है ना, W की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड P डेल्टा V इन केस ऑफ कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। ठीक है, तो ये वाली यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस माइनस हो जाएगा P डेल्टा V। ये आ गया हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के केस में रिलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास जो 3 स्पेशल केसेस आते हैं वो करेंगे हम। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये रिलेशन आ गया। फर्स्ट हम करेंगे साइक्लिक के लिए, अगर हमारी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ये स्पेशल हम केसेस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ के। स्पेशल कंडीशंस हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज का मतलब स्पेशल केसेस हम ले रहे हैं, सिचुएशंस ले रहे हैं कि अगर हमारा साइक्लिक प्रोसेस है तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हमें पता है कि जो हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होती है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल जो स्टेट है वो क्या होती है, सेम होती है ना, यानी डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इसमें हम डेल्टा U की वैल्यू जो हमारा फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आई है उसमें अगर 0 इज इक्वल टू Q प्लस W मैं कर दूं, है ना, तो यानी Q इज इक्वल टू माइनस W, है ना, यानी इसमें हम बता सकते हैं कि जो हमारी हीट, ये क्या है, हीट ऑब्जर्व्ड है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। ठीक है, ये फर्स्ट केस आ गया साइक्लिक प्रोसेस के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड केस है मेरे पास, अगर हमारी वॉल्यूम 0 हो जाए, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेते हैं, वॉल्यूम क्या ले ले, कांस्टेंट ले ले। वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या था,
Q माइनस पी डेल्टा V, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर मेरा V कांस्टेंट है, मैंने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ डेल्टा U इज इक्वल टू Q के इक्वल आ जाएगा। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, हीट ऑब्जॉर्ब्ड के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक का केस लेंगे, थर्ड एडियाबैटिक। एडियाबैटिक स्पेलिंग देख लेना, एडियाबैटिक का केस लेंगे तो हमारे पास Q क्या होगी, देयर विल बी नो चेंज इन द हीट, यानी Q 0। तो इसमें हम डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू W। यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है। फर्स्ट केस में जो हमारी हीट है वो किसके इक्वल आई थी, वर्क डन के। सेकंड में वॉल्यूम के केस में क्या गया था, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो Q के इक्वल आ गई थी, और इसमें डेल्टा U W के इक्वल आ गया। ये स्पेशल केसेस थे फर्स्ट लॉ के। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये डेरिवेशन पेपर में आता है। अगर पेपर में फर्स्ट लॉ पूछता है तो आप ये स्पेशल केसेस भी करेंगे। अभी देखो हम नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल, इन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का केस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ले रहे हैं यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके केस में हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई भी गैस कंसीडर कर ली। ठीक है, गैस का प्रेशर मैंने क्या ले लिया, P ले लिया। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जो गैस है वो एक्सपीरियंस कर रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी उसके ऊपर हम एक्सटर्नल क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वैल्यू मैंने ले ली P माइनस डेल्टा P। जो डेल्टा P है वो बहुत इन्फानाइट बोलते हैं, इन्फानाइट प्रेशर बोल ले लिया। ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम लेंगे। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम स्मॉल ले रहे हैं तो किसके इक्वल होता है, P डेल्टा V के इक्वल होगा, माइनस का साइन, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। मैं बार बार वही चीजें रिपीट कर रही हूँ ताकि याद हो जाए। ठीक है, बाय द सिस्टम हम नेगेटिव लेते हैं। अब P क्या है मेरे पास, एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा, माइनस P माइनस dP, और इनटू में क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस P dV, माइनस और माइनस प्लस dP dV। ठीक है, अब ये देखो dP और dV बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज हो गई, जिसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल वैल्यूज हैं तो हम इनको कर देंगे नेग्लेक्ट। ठीक है, यानी कर्ल W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब टोटल फाइंड आउट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2, यानी वॉल्यूम हमारी चेंज हो रही है V1 से V2 में, P डेल्टा V। समझ आ गया, इस इक्वेशन को नाम दे दो आप फर्स्ट, इसको दे दो सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्या ध्यान रखना है, इतना स्टेप आप नॉर्मली कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें P की वैल्यू फाइंड आउट मतलब पुट करनी है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT है ना, क्योंकि T के आइसोथर्मल ले रहे हैं तो टेम्परेचर का भी कुछ ना कुछ फंडा होएगा, तो वो टेम्परेचर कहाँ से लेके आएंगे, PV इक्वल टू nRT के। ये हो गया। अब यहाँ से हम P इज इक्वल टू nRT बाय V, ये फोर्थ इक्वेशन है ना, तो पुट करेंगे थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन इन थर्ड, तो W इज इक्वल टू माइनस V1 V2, P की जगह nRT बाय V इंटू dV। ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकालेंगे, माइनस का साइन, n भी कॉन्स्टेंट, r भी कॉन्स्टेंट, t भी कॉन्स्टेंट, बचेगा क्या, v1 बाई v2 इंटीग्रेशन में, तो dv
बाय v, है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यही है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है, माइनस ये कांस्टेंट टर्म्स बाहर, माइनस एन आर टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन वी टू माइनस वी वन, ऐसे ही होएगा, है ना। अब ये माइनस की टर्म्स होती हैं तो हम क्या कर देते हैं इनको एल एन वी टू माइनस वी वन, ये करते हैं, ठीक है। क्या किया, अब देखो अगर कोई भी टर्म्स यानी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन है तो इनको हम क्या कर देंगे, डिवाइड की एल एन वी टू माइनस सॉरी बाय में वी वन, ठीक है। अगर ये प्लस में है एल एन वी टू प्लस एल एन वी वन तो इनको हम कर सकते हैं एल एन, यानी इनकी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और इनको प्लस में लिख सकते हैं, सॉरी डिवाइड में लिख सकते हैं। माइनस है तो डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2.303 एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन, है ना। हमारे पास क्या होता है वी वन वी टू इज इक्वल टू वी टू पी टू, यही होता है। अब देखो इसको इस साइड ले जाओ, पी वन बाय वी पी टू इज इक्वल टू वी टू बाय वी वन, ये आ गया। अब देखो अगर इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो वी टू बाई वी वन किसके इक्वल है, पी वन बाई पी टू की, तो यानी माइनस एन आर टी, या फिर सॉरी ये वाला ही लिख लो डायरेक्टली 2.303 लॉग आएगा गाइस यहाँ पे, सॉरी लॉग 2.303 एन आर टी लॉग पी वन बाई पी टू, ये प्रेशर की फॉर्म में आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। ये हमारे पास क्या था, वर्क डन है रिवर्सिबल के केस में। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट केसेस आते हैं। क्या है, डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस हमने ले लिया, डेल्टा यू क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में 0 हो जाता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो हमारी U है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो उसके अंदर चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद है डेल्टा H फाइंड आउट करते हैं, तो डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस P डेल्टा V, यही होता है ना, या फिर इसको डायरेक्ट लिखो ये और V। अब इसका डेल्टा करेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू यू प्लस डेल्टा पी वी, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये वाली टर्म समझ आ गई। अब पीवी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी, इन सब का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, हमारे पास इंटरनल एनर्जी 0 आ ही रही है तो डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम Q की बात करें तो Q के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। U क्या है, 0 है, तो Q क्या हो जाएगा, माइनस W। ठीक, समझ आ गया। ये केसेस हैं हमारे पास कि अगर आपको फाइंड आउट करना है इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंथैल्पी चेंज इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हीट चेंज इन केस ऑफ मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, बस Q हमारा क्या आएगा, माइनस W के इक्वल आएगा। ठीक है, सो गाइज आज हमने फर्स्ट चैप्टर के पूरे सारे, एक सीपी और सीवी का केस रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट है, करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाल दूंगी। ठीक है, ये जितना करवाया, ये टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक मत छोड़ना। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।